नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक दवा की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नाम है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। सीधी सी भाषा में कहें तो ये उन लोगों से जुड़ी है जिनका सबसे बड़ा दुश्मन है नमी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो नैट्रम सल्फ्यूरिकम की एक पूरी तस्वीर बनाता है। मतलब एक ऐसी शख्सियत जो बारिश में मुरझा जाती है और धूप में खिल उठती है। आज हमारा मकसद सिर्फ लक्षणों की लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना है और यह समझना है कि कैसे सीलन भरा मौसम किसी के शरीर और दिमाग पर मतलब इतना गहरा असर डाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात जो इस सोर्स में नजर आती है वो है पानी से यह गहरा और कह सकते हैं अजीब रिश्ता। बिल्कुल। ये स्रोत एक खास तरह की शारीरिक बनावट की तस्वीर पेश करता है, जिसे होम्योपैथी में हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, पर आसान भाषा में कहें तो ये उन लोगों के बारे में है जिनका शरीर पानी या नमी के प्रति हद से ज्यादा संवेदनशील होता है। अच्छा। आप सोचिए जैसे कोई इंसान एक स्पंज की तरह हो। स्पंज की तरह। हाँ, जो हवा की नमी को भी सोख लेता है और फिर उससे भारी, सुस्त और बीमार महसूस करने लगता है। स्पंज की तरह, ये बहुत अच्छी उपमा है। मतलब ये सिर्फ मुझे बारिश पसंद नहीं वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ऐसे लोग समुद्री हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते और पानी के पास उगने वाले पौधे भी नहीं खा सकते। मुझे ये बात हैरान कर रही है। क्या स्रोत इसके पीछे कोई तर्क देता है? मतलब उन पौधों में भी नमी की मात्रा ज्यादा होती है? हाँ, यही इसका मूल विचार है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि इन लोगों का शरीर नमी को सही ढंग से प्रोसेस या बाहर निकाल ही नहीं पाता। अच्छा। तो चाहे वो हवा में नमी हो या खाने में, वो शरीर में जमा होकर समस्या पैदा करती है। ये सिर्फ एक संवेदनशीलता नहीं, बल्कि एक पूरी प्रणाली का, एक पूरे सिस्टम का संघर्ष है। स्रोत इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसे लोगों में कोई भी बीमारी बहुत धीरे धीरे ठीक होती है। अच्छा। और हर वसंत में जब मौसम में नमी लौटती है तो त्वचा की पुरानी समस्याएं फिर से उभर आती हैं। ठीक है, तो ये शरीर नमी को पकड़ कर रखता है, उसे बाहर नहीं जाने देता। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये जो उथल पुथल शरीर में चल रही है, क्या वो दिमाग पर भी दिखती है? क्योंकि मानसिक लक्षणों वाला हिस्सा तो वाकई चौंकाने वाला है। दिखता है और बहुत गहराई से दिखता है। ये जानकारी हमें बताती है कि मन और शरीर कितने जुड़े हुए हैं। स्रोत में उदासी, निराशा और चिड़चिड़ेपन का जिक्र है, जो सुबह के समय सबसे ज्यादा होता है। सुबह के समय? हाँ, व्यक्ति को अकेले रहना पसंद होता है। वो किसी से बात करना नहीं चाहता। और वो एक लाइन सबसे अलग है, खुशनुमा संगीत उसे उदास कर देता है। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। आमतौर पर अच्छा संगीत मूड ठीक करता है, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। ये किस तरह की मानसिक स्थिति को दिखाता है? ये एक बहुत गहरी निराशा की स्थिति को दिखाता है, जहां खुशी भी बोझ लगने लगती है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी उदासी में इतना डूब चुका है कि कोई भी बाहरी खुशी उसे अपनी स्थिति का और ज्यादा एहसास कराती है और उसे और दुखी कर देती है। लेकिन जो बात सबसे गंभीर है वो इसके आगे लिखी है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। स्रोत में लिखा है कि व्यक्ति को खुद को गोली मारने से रोकने के लिए बहुत आत्मनियंत्रणों का उपयोग करना पड़ता है। एक मिनट, ये बहुत गंभीर है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये कोई फ्लीटिंग थॉट नहीं है, मतलब कोई आता जाता ख्याल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। बिल्कुल। क्या स्रोत इस बात पर और रोशनी डालता है कि ये भावना नमी या मौसम से कैसे जुड़ती है? स्रोत सीधा संबंध बताता है। ये मानसिक स्थिति नम मौसम में और भी बदतर हो जाती है। जैसे शरीर नमी से भारी और बोझिल महसूस करता है, वैसे ही मन भी जीवन के बोझ तले दब जाता है। अरे! और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, सिर पर लगी पुरानी चोटों के मानसिक प्रभाव। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई पुरानी चोट बाद में इस तरह की मानसिक समस्याएं पैदा कर सकती है? हाँ, स्रोत के अनुसार जिन लोगों की ऐसी बनावट होती है, उनमें सिर पर लगी कोई पुरानी चोट सालों बाद भी मानसिक समस्याओं जैसे डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन को जन्म दे सकती है। अरे! और ये होता है खासकर जब मौसम नम हो, मानो वो चोट एक कमजोर कड़ी बन गई हो जो नमी के प्रभाव में टूट जाती है। ये तो वाकई बहुत गहरा कनेक्शन है। एक शारीरिक चोट, मौसम
और किसी की मानसिक स्थिति सब आपस में गुंथे हुए हैं। हम्म चलिए अब देखते हैं कि ये अंदरूनी उथल-पुथल शरीर पर बाहर कैसे दिखती है। सिर से शुरू करते हैं। आंखों के बारे में कुछ खास बताया गया है। हाँ, और यहाँ हमें एक पैटर्न दिखना शुरू होगा। पैटर्न? कैसा पैटर्न? आंखों के बारे में लिखा है कि पलकों पर छोटे फफोले जैसे दाने हो जाते हैं, जिनसे हरे रंग का मवाद निकलता है और रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। इस हरे रंग को याद रखिएगा, ये आगे भी आएगा। ठीक है, हरा रंग। और नाक और मुंह के बारे में क्या? मुझे याद है वहां भी कुछ बहुत ही अजीब लक्षण थे। बिल्कुल। एक बहुत ही अनूठा लक्षण है मासिक धर्म के दौरान नाक से खून बहना। अच्छा। और दांत दर्द में ठंडे पानी या ठंडी हवा से आराम मिलता है, जो कि ज्यादातर दांत दर्दों के उलट है। और जीभ पर एक गंदी हरी भूरी या भूरी परत का भी वर्णन है। फिर से वही हरेपन की तरफ इशारा है। इंतजार कीजिए, मैं यहाँ एक पैटर्न देख रहा हूँ। आंखों से हरा मवाद, जीभ पर हरी भूरी परत। ये हरा रंग बार बार क्यों आ रहा है? क्या इसका कोई खास मतलब है? बहुत अच्छी पकड़ है। स्रोत को गहराई से देखें तो ये एक ऐसी कहानी बताता है जहां शरीर नमी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ये अतिरिक्त पानी जिसे शरीर बाहर नहीं निकाल पाता, वो अंदर ही अंदर एक तरह की कह सकते हैं सड़न या ठहराव पैदा करता है। ठहराव? हाँ, और होम्योपैथिक नजरिए से ये हरा स्राव उसी अंदरूनी ठहराव और सड़न का बाहरी संकेत है। ये शरीर का एक ही पैटर्न है जो अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है। वाह! तो ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं बल्कि पूरी कहानी है। शरीर का पानी के साथ बिगड़ा हुआ रिश्ता। बिल्कुल। ये ठहराव पाचन तंत्र में कैसे दिखाई देता है? पाचन तंत्र में ये बहुत नाटकीय रूप से दिखता है। स्रोत में दस्त का जिक्र है जो अचानक बहुत तेज और बहुत सारी गैस के साथ होते हैं। और इसका समय बहुत खास है। सुबह जैसे ही व्यक्ति बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होता है या फिर नम मौसम के बाद। ये भी शरीर का उस जमा हुई नमी को जबरदस्ती बाहर निकालने का एक तरीका है। और सांस की तकलीफ, अस्थमा का भी जिक्र है, जिसका सीधा संबंध नमी से बताया गया है। हाँ, फेफड़े नमी को बाहर निकालने का एक और रास्ता है। स्रोत में बच्चों में होने वाले नमी वाले अस्थमा का खास जिक्र है। बच्चों में? जी, जो हर बार मौसम बदलने, खासकर नम होने पर या नई ठंड लगने पर बढ़ जाता है। और यहाँ भी बलगम का रंग खास है, हरा या हरा ग्रे, और बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। फिर से वही पैटर्न? फिर से वही पैटर्न। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय लग रहे हैं। हाँ। स्रोत में एक और गंभीर स्थिति का उल्लेख है, साइकोटिक निमोनिया। ये क्या है और ये सामान्य निमोनिया से कैसे अलग है? देखिए, साइकोटिक यहाँ पर मानसिक बीमारी से जुड़ा नहीं है। अच्छा। ये एक पुराना होम्योपैथिक शब्द है जो उन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें कुछ ज्यादा बनने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जैसे मस्स से या बहुत ज्यादा बलगम। तो साइकोटिक निमोनिया का मतलब है एक ऐसा निमोनिया जिसमें फेफड़े बहुत ज्यादा तरल और बलगम से भर जाते हैं। स्रोत के अनुसार ये खासकर बाएं फेफड़े के निचले हिस्से में होता है और इसमें खांसते समय छाती में इतना भयानक चुभने वाला दर्द होता है कि मरीज को कैसा दर्द? मतलब इतना कि मरीज को बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथों से अपनी छाती को कसकर पकड़ना पड़ता है ताकि वो हिल ना सके। ये सुनने में बहुत दर्दनाक लग रहा है। और बात से फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति का भी जिक्र है। हाँ, और उसके लक्षण भी उतने गंभीर बताए गए हैं। मस्तिष्क के आधार पर यानी गर्दन के पिछले हिस्से में जबरदस्त कुचलने और काटने जैसा दर्द। बाप रे। सिर का आकड़ कर पीछे की ओर खिंच जाना और ऐंठन के साथ मानसिक चिड़चिड़ापन और बेहोशी। ये दिखाता है कि ये स्थिति शरीर के हर सिस्टम पर कितना गहरा असर डाल सकती है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये मानसिक और शारीरिक लक्षणों का एक जाल है। इसे सरल बनाने के लिए कौन सी चीजें हैं जो इस पूरी स्थिति को बदतर बनाती हैं और किनसे आराम मिलता है? आएगी वो स्थिति को खराब करेगी, जैसे सीलन भरे तहखाने या घर, नम मौसम, आराम करना और लेटना। लेटना भी? हाँ, जब व्यक्ति लेटता है तो सब कुछ और ठहर जाता है, जैसे कमरे में हवा रुक गई हो। और आराम देने वाली चीजें वो होंगी जो उस कमरे की खिड़की खोल दें। बिल्कुल सही। सूखा मौसम, दबाव, जैसे निमोनिया में छाती को पकड़ना। हाँ बिल्कुल। और उठकर बैठना, खासकर खांसी में, और खुली हवा। जैसे ही व्यक्ति उठता है, बैठता है या खुली सूखी हवा में जाता है तो मानो किसी ने खिड़की खोल दी हो, सब कुछ बेहतर महसूस होने लगता है। यही इस दवा का मूल सिद्धांत है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? स्रोत कहता है कि व्यक्ति को बेचैनी की वजह से बार बार स्थिति बदलनी पड़ती है,
लेकिन हर हरकत दर्दनाक होती है और उससे राहत भी बहुत कम मिलती है। मतलब एक विशियस साइकिल जैसा। हाँ, ये दर्द और बेचैनी के एक दुष्चक्र को दिखाता है। आज की इस चर्चा को समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ होकर सामने आई हैं। पहली, नैट्रम सल्फ्यूरिकम की पूरी कहानी नमी के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा, इसकी मानसिक तस्वीर बहुत गहरी और तीव्र है, जिसमें निराशा और जीवन से ऊब का भाव केंद्रीय है। सही। और तीसरा, शारीरिक लक्षणों में हरे रंग का स्राव और ठहराव एक मुख्य पहचान है, जो शरीर के अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है। ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। ये एक ऐसी शारीरिक बनावट का चित्र है जहां बाहरी दुनिया, खासकर पर्यावरण, व्यक्ति की आंतरिक दुनिया पर, उसके मूड से लेकर उसके फेफड़ों तक, हाँ, बिल्कुल बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण से कितना ज्यादा और कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए एक विचार भी छोड़ जाता है। स्रोत में सिर पर लगी चोटों के मानसिक प्रभाव और चोटों के पुराने दिमागी असर का जो उल्लेख है, वो सोचने पर मजबूर करता है। हम किसी बाहरी शारीरिक चोट और हमारे गहरे भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच का संबंध कितना जटिल हो सकता है, खासकर जब पर्यावरण के कारक जैसे नमी भी समीकरण में शामिल हो। क्या ऐसा हो सकता है कि सालों पहले लगी एक चोट का असर किसी बरसात के मौसम में एक बिल्कुल अलग मानसिक या शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने शरीर और मन के अनकहे संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है।